ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जाट आप सभी का सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पता है कि इस कोरोना ने सबका भग भर रखा है, सबको धपा रखा है, चाहे वो सिटी का हो गाँव का, सबको धपा रखा है। और गांव वाले यहाँ से तैयारी करने वाले घर पे जाए तो वही खेती बाड़ी का काम, कोई तैयारी व्यारी हो नहीं रही है। सिटी वालों को घर से बाहर निकलने दे रहे, बोर हो रहे घर में बैठे बैठे। तो इसी कड़ी में आगे सृजन एकेडमी ने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि यूट्यूब पर क्लासें लेके आए हैं ताकि आप घर पे बैठे तैयारी कर सको और इस कोरोना से जंग लड़ सको। घर पे बैठे तैयारी करो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में रहो, घर में बैठ के तैयारी करो। और गांव में अगर नेटवर्क नहीं आए तो खेत में जाके तैयारी करो, कहीं भी जाके तैयारी करो, पर तैयारी को आप रेगुलर रखो। चाहे दिन में 2 घंटे 5 घंटे जितनी तैयारी हो सके तैयार रखो। और उसके आपका साथ देगी हमारी सृजन एकेडमी, पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी और यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी और मिल भी रही हैं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रारंभ होने वाला है। राजस्थान की कला संस्कृति, और आज से इस सब्जेक्ट की क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी इस सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की कला संस्कृति बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसको पढ़ने वाले के लिए केवल मन चाहिए, किसी प्रकार की रटने वटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शानदार टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए केवल मन की आवश्यकता है, किसी प्रकार की रटने की आवश्यकता नहीं है। और राजस्थान की कला संस्कृति में वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट करें, टॉपिक हर एक टॉपिक अंत में होता है, हर एक टॉपिक प्रारंभ से होता है। पर अपन इसमें लेंगे पहला टॉपिक त्योहार। त्योहारों के बारे में आपको सामान्य जानकारी तो सबको ही होगी। होली, दिवाली, खेकरो और रक्षाबंधन अपने गाँव में तो ये 4-5 त्यौहार ही है। पर यहाँ के अलावा भी बहुत ज़्यादा त्यौहार आवे जो अपन ने मनाओ पर पढ़बो जरूरी और एग्जाम में क्वेश्चन भी आवे। और त्यौहार पढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको, हर एक टॉपिक आपको GS 0 से 100 तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 ही 100 पढ़ोगे तो 0 वाला क्वेश्चन छूट जाएगा, और 0 ही 0 पढ़ोगे तो 100 छूट जाएगा। इसे कहते हैं नीचे से स्टार्ट करना। ये नीचे से जाएगा और ऊपर तक जाएगा। या एक और उदाहरण दे दूं कि केवल आपको मक्खन नहीं खाना है, मक्खन के साथ इसका जो बेस है ना छाछ, उस छाछ को भी पीना है ताकि ये मक्खन खाने में थोड़ा आनंद आए। डायरेक्ट मक्खन खाने क्या देता है, यार तेरे कोई नोट्स देना है मक्खन जैसे जो मैं पढ़ लूँ और एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। अबे तू केवल मक्खन, उसके नोट से मक्खन से सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर छाछ वाले भी तो क्या करेंगे, वो भी तो सिलेक्शन लेंगे। वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं, छाछ भी पढ़ रहे हैं, तो अपन को मक्खन भी खाना है, छाछ भी पढ़नी है, 0 भी पढ़ना है और 100 भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज से अपना टॉपिक चालू हो जाएगा त्योहार। त्योहारों को प्रारंभ करने से पहले हमारे देश के अंदर बहुत से जो ये संवत प्रचलित हैं। आपने कभी नाम सुना होगा, एक संवत का नाम है जिसका नाम है विक्रम संवत। विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 57 ईसा पूर्व। कब? 57 ईसा पूर्व। किसके द्वारा? तो उज्जैन के एक शासक थे, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था 57 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ईसवी सन तो रेगुलर चलता है, ईसवी और ईसा पूर्व, ये 2 शब्द आपने हमेशा नाम सुना होगा, ईसवी और ईसा पूर्व। या इसके लिए AD प्रयुक्त करते हैं और इसके लिए BC, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात और जन्म से पहले की बात। देखो ईसा पूर्व हमेशा रिवर्स में चलता है, जैसे कि 57 है तो 57 के बाद 56 आएगा, 56 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 54 आएगा। जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि 57 के बाद 58 आना चाहिए, पर ये उल्टा चलता है। और ये समझ में तो आ रहा ना, क्योंकि हमारे साथ एक समस्या हो गई थी। जब हम छोटे थे तो 6ठी क्लास में पढ़ते थे, हमारे अंदर आया था भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसमें बता रखा था 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। तो हमने सर से कह दिया, सर ये क्या है ईसा पूर्व, ये उल्टा कैसे है, इनका जन्म तो अब होना चाहिए और मृत्यु अब होनी चाहिए। तो सर ने कहा अरे गलत छप गया होगा, तो इसको सही कर ले। तो ऐसी समस्या तो नहीं है। इसी तरह से ईसा पूर्व का मतलब ईसा पूर्व हमेशा रिटर्न चलता है कि 57, 56, 55, 54। तो ये 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा? तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है, अगर पूछे कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो वर्तमान के विक्रम संवत निकालने के लिए 2020 तो ईस्वी चल रहा है और इस ईस्वी से 57 वर्ष पहले ये चल गया था, तो +57 कर दो।
कौन सा आ जाएगा? 2077 विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है। तो ये वर्तमान विक्रम संवत 2020, 2020 में 57 और 2077, ये कोई सूत्र नहीं है। अगर यहाँ 2021 होगा, आपकी एग्जाम 2021 में होगा, 2021 प्लस 57 होगा, 2022 में होगा, 2022 प्लस 57 होगा। ऐसा नहीं कि कोई सूत्र हो गया कि 2020 में 57 प्लस किए और 2077 और विक्रम संवत 2077 ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब एक ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम तो आपने सबने सुना होगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो नॉर्मल अपने घरों में कैलेंडर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले, जिन्हें अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कैलेंडर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कैलेंडर होते हैं। और इनका प्रथम माह जो होता है वो प्रथम माह होता है जनवरी, और अंतिम माह जो होता है वो होता है दिसंबर। ये तो सभी को पता है। देखो एक चीज़ और बता दूं, आप ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो यार आता है, क्या पढ़ना है। एक गाँव में कहावत है, पढ़ियो पुईटो धूड़ो ले रूटे, मतलब अगर गोबर नीचे गिरेगा तो उसका वजन तो साथ में आएगा ही, उसके साथ कुछ ना कुछ माटी भी आएगी। तो ध्यान रखना कि पढ़ते रहना। अगर ये याद है तो इससे हो सकता है अगला कोई टॉपिक आए या अगली कोई चीज़ पढ़ाऊँ वो आपने नहीं पढ़ी और वो आपके एग्जाम आ जाए। तो काम की हर चीज़ है, हर एक चीज़ को बारीकी से देखते रहो। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में आप परिपूर्ण हो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी इस वीडियो को एक बार और देखे, ताकि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने के लिए जरूर मिलेगी। और ये विक्रम संवत हो गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया। विक्रम संवत 57 ईसा पर उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा। वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? तो 2020 में प्लस किया 57, 2077 विक्रम संवत। 2020 ईस्वी है और 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया गया था, इसलिए वर्तमान में 2077 विक्रम संवत चल रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कैलेंडर है, और इसका प्रथम महीना जो होता है वो जनवरी और अंतिम महीना जो होता है वो होता है दिसंबर। ये सभी के घरों में अवेलेबल होता है, ठीक है साहब। ये पुरोहितों के पास मिलता है। तीसरा संवत प्रारंभ करेंगे अपन शक संवत। शक संवत, देखो शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो एक कुषाण वंश का नाम सुना होगा। उस कुषाण वंश के शासक थे जिनका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में, कब? तो 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय इस संवत को प्रारंभ किया था, जिसका नाम है शक संवत। कैसे याद करें? तो साके, आपने कभी नाम सुना होगा, राजस्थान में साके। जो शक संवत है वो किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। साके याद कर लेना, ताकि शक संवत किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में, ठीक है। एक मान्यता रही होगी, आपने कभी क्वेश्चन आ जाए कि अपना राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, कभी क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा अपना राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो अपना अधिकतम ध्यान विक्रम संवत जाएगा। क्योंकि आप सब ग्रह चौपने देखता हो, चौपने में लिखित रखो, खातो एक रामलाल पिता बद्रीलाल, आज 5000 विक्रम संवत चेत बुद्धि सातम का 2077 में दीदा, जाने में सूद सुदी लोटा दुल्ला। यो नाम आप नॉर्मल खाता वाता लिखे गाँव में तो यो ही लिखे, और विक्रम संवत को नाम ही। तो आपने ध्यान जा सके कि यार विक्रम संवत अपना राष्ट्रीय कैलेंडर हो सकता है। या फिर थोड़ा और हेवी लेवल से सोच लें कि अपन तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आदमी हैं, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में सोच लें। ये दोनों ही हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत। क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर। इसको राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसे संविधान में मान्यता दी गई है। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर में इसलिए बोल रहा हूँ, इसे संविधान में मान्यता प्रदान की गई। और कब? तो 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रहण किया गया। 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रहण किया गया। और शक संवत और विक्रम संवत के माह सेम होते हैं, इनमें कोई माहों में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। एक संवत और है जिसका नाम है गुप्त संवत। क्या नाम है? गुप्त संवत। और गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 319 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त, उनके द्वारा 319 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय इस संवत का प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? गुप्त संवत। अगर वर्तमान का गुप्त संवत आपको निकालना है तो 2020 ईस्वी, क्योंकि ये भी ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये भी ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो 2020 माइनस 319, तो इससे प्राप्त हो जाएगा आपको वर्तमान वाला। और अगर इससे के बात करें तो यहाँ भी अगर आपको ये निकालना है कि वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो 2020 माइनस 78 क्या प्राप्त हो जाएगा? 1942वां शक संवत चल रहा है। और यहाँ 2020 में से 319 माइनस करना, आपको मिल जाएगा गुप्त संवत। एक हिजरी संवत का नाम सुना होगा आपने कभी? हिजरी संवत। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो हिजरी संवत जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 622 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में ये हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो एक घटना हुई थी, मोहम्मद साहब का नाम सुना होगा, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोहम्मद साहब, किसका नाम?
मोहम्मद साहब का नाम सुना होगा, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म मक्का में हुआ था और मक्का में इनके विचारों को लेकर बहुत विरोध हो रहा था, तो ये मक्का से कहाँ चले गए? मदीना। मक्का से चले गए मदीना। मक्का से कहाँ चले गए? मदीना। और इस घटना को इस्लाम में कहा गया हिजरत। ये मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को इस्लाम में क्या कहा गया? हिजरत। और ये घटना है 622 ईस्वी की, और तभी से प्रारंभ क्या हो गया? हिजरी संवत। एक और जो अंतिम कैलेंडर माना जाएगा वो माना जाएगा इलाही संवत। इलाही संवत, इसका जो प्रारंभ हुआ था इलाही संवत का, वो हुआ था 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में किसके द्वारा? तो एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर। इनके द्वारा कौन सा संवत चलाया गया था? इलाही संवत। एक बार पूरे संवतों को अपन एक बार वापिस रिपीट करें, आप ध्यान से देखना। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। किसके द्वारा? तो उज्जैन के शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य द्वारा। ठीक है साहब। वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2020 में से प्लस किए 57, क्योंकि 2020 ईस्वी है और 57 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था, तो 2020 प्लस 57 2077 विक्रम संवत चल रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कैलेंडर है, जिसका प्रथम माह जनवरी और अंतिम माह कौन सा होता है? दिसंबर। इलाही संवत 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और याद करने के लिए साके याद कर लेना, शक संवत कनिष्क द्वारा। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसी शक संवत को स्वीकार किया गया है, न कि विक्रम संवत को। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि अपना राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा? तो शक संवत, न कि विक्रम संवत, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रहता है। हमने अधिकतर विक्रम संवत के बारे में ही सुना है और पढ़ा है, तो अपन विक्रम संवत को ही मान लेते हैं। तो इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को ग्रहण किया गया था। और वर्तमान का अगर आपको शक संवत निकालना है तो 2020 माइनस 78 बराबर 1942वां शक संवत चल रहा है। माइनस क्यों किया? क्योंकि 1 ईस्वी को यह ईस्वी संवत प्रारंभ हुआ था और उसके 78 वर्षों बाद यह शक संवत प्रारंभ हुआ था। इसलिए 2020 वर्तमान में ईस्वी संवत चल रहा है, उसमें से 78 माइनस किए तो 1942 आ गए। उसके बाद बात करते हैं गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, जो गुप्त वंश के थे न कि चंद्रगुप्त मौर्य। 2020 में से आप 319 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? गुप्त संवत प्रारंभ हो जाएगा। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी को। और यह हिजरी संवत प्रारंभ होने की घटना क्या है? तो मोहम्मद साहब के विचारों को लेकर मक्का में जहां इनका जन्म हुआ था वहां विरोध हुआ मोहम्मद साहब का, तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कहां गए? मदीना। और इस घटना को इस्लाम में क्या कहा गया? हिजरत। और यह घटना थी 622 ईस्वी की, और 622 ईस्वी में एक संवत चल गया था जिसका नाम है हिजरी संवत। और वर्तमान हिजरी संवत निकालने के लिए 2020 माइनस 622 ईस्वी, तो आपको वर्तमान हिजरी संवत मिल जाएगा। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे की बात कर सकें। तो अभी तक आप छाछ या जीरो ही पढ़ रहे हैं, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन भले ही ना बने। वैसे तो आया हुआ है क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, पर आपको ये जानकारी होना जरूरी है। कोई आपको बोल दे कि आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा, आप बोल दो भाई साहब ये तो विक्रम संवत, तो कहीं गलती हो जाए, इसलिए ध्यान रखो। और गाँव के लोग बाग ढोकला ठाक रहा, धोनी कपड़े बैठे बैठा ताता यही बात कह रहा है कि क्या भाई अचानक का क्वेश्चन पूछे जो फंसा सके, तो आपने प्रश्नों को बाहर निकलना ही झाड़ू, ठीक है। और जितना जल्दी नौकरी का झाड़ू बाहर निकल, थोड़ा सामाजिक भी बन जाओ। इतना एक ही टेंशन बैठ रहे हो यार, खदिया नौकरी लागा, खदिया पास सामाजिक भी रहना, आप नारी का तो यूँ करवा लागा, यूँ करवा लागे। बारू कई इसने सोचना घरे बैठे बैठे आराम पढ़ाई करो। मैंने ध्यान है कि हाँ गाँव के वालों की समस्या हो सकती है, घर में नेट नहीं आता, ये नहीं चलता, खेते जाओ 2 घंटा 5 घंटा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है जाइए और घर बैठे बैठे आपके पढ़ाई भी है जाइए। तो खेत पे जाओ आराम से, वहाँ पढ़ाई करो। और सिटी वाले घर में बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे आराम से पढ़ाई करो, बाहर मत घूमो, ठीक है। क्योंकि कोरोना अपने से दूर नहीं गया है, लॉकडाउन जरूर थोड़ी ढील मिली है, कोरोना अपने से दूर नहीं गया। ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिंदगी जीनी है अपने को। अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। और त्योहारों से पहले त्यौहार, और त्यौहार भी कौन है? से हिंदू त्यौहार। हिंदू त्यौहार देखना, मैं आपको ईसाई त्यौहार अलग से पढ़ाऊंगा, मुस्लिम त्यौहार अलग से पढ़ाऊंगा, जैन पर्व अलग से पढ़ाए जाएंगे और सिंधी पर्व अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो अभी जो बात चल रही है वो केवल और केवल हिंदू त्यौहार की चल रही है और हिंदू महीनों के अनुसार चलेगी। आपको ईसाई पर भी हिंदू महीने के अनुसार ही पढ़ेंगे, जैन और ये भी आपको सिंधी त्यौहार भी हिंदू महीनों के अनुसार ही पढ़ना है। केवल और केवल मुस्लिम पर्व जो है वो हिजरी संवत के अनुसार पढ़ना है, जो आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। तो वर्तमान में अपन हिंदू त्यौहार की बात करते हैं। अभी इस समय हिंदू त्यौहार
किसके आधार पर? तो विक्रम संवत या शक संवत, दोनों में महीने सेम ही है, विक्रम संवत या शक संवत के आधार पर। और ये जो चलते हैं संवत वो चंद्र गणना के आधार पर चलते हैं, चंद्र गणना के आधार पर। चंद्र गणना का मतलब जो पहले चांदनी, अगर रातों में चांदनी होगी, रातों में चांदनी या उजाली होगी तो वो पक्ष कहलाएगा शुक्ल पक्ष। और अगर रातों में क्या होगा? अंधेरा, अंधेरा होगा तो वो क्या कहलाएगा? कृष्ण पक्ष। आज में से कौन सा पक्ष पहले आता है, कौन सा पक्ष बाद में आता है, ये सब बात कर लेंगे। पहले अपन 12 महीनों के नाम लिख लेते हैं। सुनना, पहला माह चैत्र, उसके बाद वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब ये सुनने में थोड़ा यार अजीब लगता होगा कि ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ऐसे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे याद नहीं होता और अपनी क्षेत्रीय भाषा में याद होता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मातृभाषा में भी याद कर सकते हो। जैसे कि गाँव में कहते हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह, फागण। ठीक है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, पो, माह, फागण, पो, माह, फागण, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, आसोज, कार्तिक, मंगसर। इस तरह से याद कर सकते हो। तो किसी भी तरह से ये आपको याद होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अब अगर आपको इन सभी महीनों में सबसे बड़ा महीना पूछ ले तो भाद्रपद माह। भाद्रपद माह जो ये नॉर्मल विशेषताएं जो बता रहा हूँ, भाद्रपद माह सबसे बड़ा माह, सबसे बड़ा माह, सबसे बड़ा माह अगर आपको पूछ लिया जाए तो भाद्रपद माह। और सबसे छोटा माह अगर पूछ ले तो इससे ही पहले सावन, सबसे छोटा माह, सबसे छोटा माह इसको माना जाता है। अगर आपको सबसे गर्म माह पूछ ले तो सबसे गर्म माह होगा इसमें ज्येष्ठ, सबसे गर्म माह। और सबसे ठंडा माह पूछ ले तो पौष, सबसे ठंडा माह। अब चैत्र माह कब से प्रारंभ होता है? तो चैत्र माह सामान्यतः, बात कर रहा हूँ सामान्यतः, हमेशा नहीं परंतु सामान्यतः जो प्रारंभ होता है वो होता है आपके 22 मार्च को। 22 मार्च को सामान्यतः 22 मार्च को प्रारंभ होता है, परंतु कभी अधिवर्ष हो तो 21 मार्च को भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है सर। और हिंदू माह में प्रत्येक 3 वर्ष में, हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष में 1 माह की बढ़ोतरी होती है। कितने माह की? 1 माह की बढ़ोतरी होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में 1 माह की बढ़ोतरी है, जिससे कहते हैं अधिमास। अधिमास क्या कहा जाता है? अधिमास या मलमास, या इसी को कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में 1 माह के बाद 1 माह की वृद्धि होती है, जिसे अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जा सकता है। ये प्रमुख, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 1 महीने की आपको पूरी फ्रेम बना के दिखाता हूँ किस तरह से प्रथम पखवाड़ा होता है, किस तरह से दूसरा पखवाड़ा चलता है, कौन सा पखवाड़ा कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया होगा आपने सभी ने स्क्रीनशॉट। तो आपने हिंदू जो त्यौहार पढ़ना प्रारंभ किया उसमें हिंदू 12 माह, हिंदुओं के 12 माह, पहला माह चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह और फागण। ये 12 ही महीना आपने याद होना चाहिए। ठीक है साहब। अब देखो कोई सा भी 1 महीना ले लेते हैं। चैत्र वैशाख का कोई ठेका नहीं लग रहा है, कोई सा भी 1 महीना ले लो। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? वैसे 30 दिन मानेंगे अपन, बाकी हिंदू महीने के 1 माह में 29.5 दिन ही माने जाते हैं। ठीक है, 30 दिन होते हैं। इस 30 दिन में से 15 दिन का प्रथम पखवाड़ा और 15 दिन का दूसरा पखवाड़ा। प्रथम 1 से 15 दिन और दूसरा होता है 16 से 30 दिन। इस प्रथम पखवाड़ों को कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष, या इसी को कहते हैं बुद्धि। आप गाँव में सुनिए जेठ बुद्धि,
थारा हवा कद का निकला तो देव उठनी 11 का, 11 देव उठनी 11 का, ठीक है सा। तो ये कृष्ण पक्ष आपको कभी सका शुद्धि बुद्धि का नाम से जेठ बुद्धि या आषाढ़ बुद्धि, इस तरह से बुद्धि कहते हैं, कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहते हैं, या इसे कहते हैं अमांत, अमांत, ठीक है। और उसके बाद होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष या इसे कहते हैं शुद्धि, या कहा जाता है इसे पूर्णिमांत, पूर्णिमांत। अब सुनना, इसे कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चांद जो है वो अपनी चांदनी नहीं दिखाता, चांद अपनी चांदनी नहीं दिखाता, मतलब रातें क्या होती है? काली, रातें क्या होती है? काली, इसलिए इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष या बुधि पक्ष या अमावस्या का अंत होता है, इसलिए कहते हैं अमांत। 16 से 30 इसे शुक्ल पक्ष इसे कहते हैं कि इसमें रातें होती हैं चांदनी, ठीक है सर, रात चांदनी होती है, इसलिए इसे शुक्ल पक्ष, शुद्धि पक्ष या पूर्णिमांत कहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का अंत होता है। अब इसके प्रथम दिन किसी भी माह का कृष्ण एकम प्रथम दिन होगा, कृष्ण एकम, और इस पखवाड़े का जो अंतिम दिन होगा वो होगा अमावस्या। अंतिम दिन कौन सा होगा? अमावस्या, अमावस्या। प्रथम पखवाड़े का प्रथम दिन कृष्ण एकम और अंतिम दिन होगा अमावस्या। दूसरा पखवाड़ा 16 तारीख को आएगा शुक्ल एकम, शुक्ल एकम, और इसी पखवाड़े का अंतिम दिन जो होगा पूर्णिमा, जो किसी भी माह का अंतिम दिन भी क्या कहलाएगा? पूर्णिमा। इस किसी भी माह का अंतिम दिन भी पूर्णिमा, किसी भी माह की प्रथम तारीख कृष्ण पक्ष की एकम, ठीक है। तो इसको पूर्णिमांत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पूर्णिमा का अंत हो रहा है, पूर्णिमांत या अमावस्या का अंत हो रहा है, इसलिए अमांत कहते हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये मैटर समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब कृष्ण पक्ष प्रथम पखवाड़ा होता है, शुक्ल पक्ष दूसरा पखवाड़ा होता है। कृष्ण पक्ष को बुद्धि भी कहते हैं, जबकि अमांत भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को शुद्धि भी कहते हैं, पूर्णिमांत भी कहते हैं। किसी भी महीने का पहला दिन कृष्ण एकम, अंतिम दिन पूर्णिमा। अब 30 दिन का नाम सुना, देखो कृष्ण एकम, कृष्ण एकम, उसके बाद द्वितीया, उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, क्या 15दशी? 15दशी नहीं होगा, प्रथम पक्ष का होगा अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। कहीं यहाँ ये मत बोलना है 15दशी, ठीक है, ये समस्या रहेगी थोड़े दिन। सुनना, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, चतुर्थी, इस तरह से याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गाँव वाली भाषा में याद कर लो। अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। एकम, 20, 30, चौथ, पाँचम, छठ, हाथम, आठम, नवमी, दसम, 11, 12, 13, 14 और 15 मत कह दीजिए, ये है अमावस्या। ऐसा मत बोलना कि भाई ये तो है 15 नहीं, ये अमावस्या। तो ये प्रथम पखवाड़े का अंतिम दिन अमावस्या, प्रथम कृष्ण एकम, प्रथम क्या होगा? कृष्ण एकम। दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा, तो दूसरा पखवाड़ा 16 तारीख को शुरू होगा किसी भी माह की, और उसके जो प्रथम दिन होगा वो होगा शुक्ल एकम, और इसी में इसी तरह 14 दिन तक चलते रहेंगे, और अंतिम दिन आ जाएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा। शुक्ल पूर्णिमा नहीं बोलोगे, पूर्णिमा बोलोगे तो भी यही पता चलेगा कि शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा, और शुक्ल कृष्ण अमावस्या नहीं, केवल अमावस्या बोलो दोगे तो भी ये पता है कि अमावस्या किस में आती है? केवल और केवल कृष्ण पक्ष में। तो ये 30 दिनों की जो पूरी फ्रेम होती है, एकम से लेकर यहाँ तक अमावस्या तक, और इसमें शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी आप वैसे ही पता चलेगा। एकम, 20, 30, चौथ, पाँचम, छठ, सातम, आठम, नवमी, दसम, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या, और उसमें अंतिम दिन होगा पूर्णिमा। ये याद रख लेना, क्योंकि जरूरी है, इन्हीं की वजह से अपन चपटते रहेंगे। तो अब अपन छाछ और जीरो से 10 तक आ गए हैं। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ी सी जानकारी कि राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो त्योहारों की जो नगरी कहा जाता है वो राजस्थान में कहा जाता है जयपुर को। जयपुर को राजस्थान में त्योहारों की नगरी कहा जाता है, जबकि त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन कहाँ से त्यौहार प्रारंभ होते हैं? तो त्योहारों का जो आगमन माना जाता है वो माना जाता है श्रावण
श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या जिसे कहा जाता है छोटी तीज, छोटी तीज। इसके अलावा त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन, और त्योहारों का समापन माना जाता है गणगौर। गणगौर जो आती है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया। इस गणगौर को सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। गणगौर को सौभाग्य तृतीया जो आगे पढ़ेंगे अपन, पर इतना सा ध्यान रखना है त्योहारों का समापन कहाँ से माना जाता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर से। त्योहारों का आगमन कहाँ से, तो श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज से। और त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं, तो जयपुर। ठीक है, तो एक कहावत सुना कि आप राजस्थान में तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से तो त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर से ले डूबी गणगौर, गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है। 4 माह के लिए हमारे जो मांगलिक कार्यक्रम या जो उत्सव त्योहार होते हैं वो रहते हैं बंद। ठीक है साहब, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन चैत्र माह से त्योहारों का प्रारंभ करते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो त्योहारों का जो प्रारंभ होता है वो त्योहारों का प्रारंभ होता है छोटी तीज से, परंतु हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है वो चैत्र माह होता है, और अपन चैत्र माह से ही त्योहारों को पढ़ना प्रारंभ किए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष की एकम से त्योहार को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र माह, अंतिम माह कौन सा था, फाल्गुन, और फाल्गुन माह की अंतिम दिन कौन सा था, पूर्णिमा। इस दिन कौन सा त्योहार आता है, तो इस दिन आता है होली। होली तो अपना आधार जो त्योहार होगा वो होली होगा। अपन होली के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वापस होली तक आकर रुक जाएंगे, तो अपन हिंदू त्यौहार जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो होली अभी नहीं पढ़ेंगे, होली अंतिम त्यौहार के रूप में पढ़ा जाएगा। उसके बाद फाल्गुन माह खत्म हो गया, पूर्णिमा आ गई तो फाल्गुन माह खत्म हो गया। अब माह शुरू हो गया चैत्र। चैत्र में कृष्ण पक्ष की एकम को आती है होली के तुरंत बाद धुलेंडी। धुलेंडी कौन सा त्योहार, चैत्र कृष्ण एकम धुलेंडी। धुलेंडी के बाद 7 दिन बाद शीतला सप्तमी। कृष्ण चैत्र कृष्ण सप्तमी कौन सा, शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी। उसके बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है आपके गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्यौहार मनाने का प्रमुख कारण क्या है, तो बात है 1491 की। 1491 में जोधपुर या मारवाड़ के शासक थे सातल देव। मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम क्या था, सातल देव। इन सातल देव के क्षेत्र में ही आता था एक क्षेत्र जिसका नाम था पीपाड़। इस पीपाड़ पर अजमेर के शासक मल्लू खां के सेनापति गुंडेल खां, क्या नाम था, मल्लू खां का सेनापति था मल्लू खां। मल्लू खां, मल्लू खां इसका सेनापति था गुंडेल खां। इस गुंडेल खां ने पीपाड़ पर आक्रमण किया और यहाँ से 140 महिलाओं को ये अपने साथ ले गया। इन 140 महिलाओं को छुड़ाने के लिए सातल देव ने गुंडेल खां से संघर्ष किया और इसमें गुंडेल खां पराजित हुआ और सातल देव की विजय हुई। परंतु इस युद्ध में सातल देव बुरी तरह घायल हुआ और सातल देव की भी चैत्र शुक्ल तृतीया को मृत्यु हो गई थी। और इसी उत्सव में चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है साहब। और इसी तरह से मारवाड़ क्षेत्र में एक गुड़ला नृत्य भी किया जाता है जो रात्रि काल में महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी में, जिसमें एक छिद्रित मटका लिया जाता है और महिलाएं अपने सर पर रख देती है और वो नृत्य करती है, जिसे गुड़ला नृत्य कहते हैं। ये क्वेश्चन पटवार 2016 में आया था जिसमें चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही सही माना गया था। बहुत सी किताबों आपको चैत्र कृष्ण अष्टमी की जगह शुक्ल मिलेगा, परंतु पटवार 2016 के पेपर में इसे सही माना गया था चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और शीतला सप्तमी को बासोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बासोड़ा। उसके बाद त्योहार आता है चैत्र कृष्ण दशमी। चैत्र कृष्ण दशम या दशमी, इसको आता है दशा माता। दशा माता का व्रत रखा जाता है सुहागन महिलाओं द्वारा और शाम के समय खोला जाता है। उसके बाद आता है चैत्र कृष्ण तेरस या त्रयोदशी बोल दो, या त्रयोदशी। इस दिन आती है रंग तेरस।
रंग तेरस, रंगों का त्यौहार। परंतु अपने राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम सुना होगा आपने, मांडल। मांडल क्षेत्र में इस दिन धुलेंडी खेली जाती है। मांडल क्षेत्र में इसी दिन धुलेंडी खेली जाती है। इसके अलावा मांडल क्षेत्र में ही इसी दिन एक नृत्य किया जाता है जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, और राजस्थान में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ मांडल में किया जाता है। उस नृत्य का नाम है नाहर नृत्य, और इसी नाहर नृत्य को जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा अपने शरीर पर रुई लपेट ली जाती है और पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है जिसका नाम है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण तेरस या त्रयोदशी को। और ये नाहर नृत्य जो प्रारंभ हुआ था वो शाहजहां के काल से प्रारंभ हुआ था। मुगल बादशाह शाहजहां यहाँ एक रात रुके थे, उन्हीं को खुश करने के लिए मांडल वासियों द्वारा नाहर नृत्य किया गया था। पुरुषों के द्वारा यह नाहर नृत्य किया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया? तो शाहजहां के काल से। एक बार वापस रिपीट करते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के त्योहारों को, कृष्ण पक्ष की एकम को कौन सा त्योहार आता है? धुलेंडी। धुलेंडी के बाद चैत्र कृष्ण सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी को आती है शीतला सप्तमी, और ये इसे क्या कहते हैं? बाशुड़ा भी कहते हैं, क्योंकि एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और दूसरे दिन खाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन आता है गुड़ला त्यौहार। गुड़ला त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1491 की बात है, जोधपुर के शासक थे सातल देव, उनका एक क्षेत्र था जिस पीपाड़, उस पर मल्लू खां के सेनापति गुंडेल खां ने आक्रमण किया था, और यहाँ से 140 स्त्रियों को ये कैद करके अपने साथ ले गया था। इन्हीं को छुड़ाने के लिए सातल देव ने संघर्ष किया और इसमें सातल देव की विजय हुई, परंतु इनकी भी मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और पटवार 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चैत्र कृष्ण दशमी को दशा माता, जो सुहागन महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? तो सुहागन महिलाओं द्वारा ये व्रत रखा जाता है। चैत्र कृष्ण तेरस या त्रयोदशी को रंग तेरस। रंग तेरस कहाँ की प्रसिद्ध है? मांडल की। इस दिन क्या किया जाता है? नाहर नृत्य। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। यह नाहर नृत्य कब से प्रारंभ हुआ? तो शाहजहां के काल से। ये एक बार यहाँ आए थे तो मेवाड़ जा रहे थे, बीच में इस रास्ते में रात्रि काल को रुके थे, तो मांडल के पुरुषों ने इन्हें खुश करने के लिए यह नृत्य किया था। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अब राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें रेगुलर मिलती रहेगी और इसी तरह आप हमारे साथ बने हैं। धन्यवाद।